हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी। लिसन एवरीवन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज डिफाइन आइडियल गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आइडियल गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल गैसेस हम लोग उन गैसेस को बोलते हैं जो हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रेशर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। क्लियर? Those gases which obey the Boyle's law and Charles law at all the temperature and pressure is called ideal gases। बात समझ में आ रही है सभी को? आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ इन सभी को फॉलो करती हैं, गैस लॉस को फॉलो करती हैं। ऐसी गैसेस को हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं? आइडियल गैस। इस नेचर में वैसे देखा जाए तो आइडियली गैस कोई भी नहीं है, कोई भी आइडियल गैस नहीं है, पर फिर भी हम काफ़ी हद तक मानते हैं गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हमको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। किसी ने अगर हमसे पूछा आइडियल गैस क्या होती है, तो भैया आइडियल गैस वो गैस होती हैं जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को फॉलो करती हैं। बात समझ में आ रही है? आइडियल गैसेस की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान से सुनना है। आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हमसे ये कहती हैं कि आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। दूसरी बात, आइडियल गैस जैसे मान के चलिए ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, अब इसमें कोई आइडियल गैस भरी हुई है, तो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो भैया, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। सीन क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर हमें मालूम है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, हम समझते हैं। सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट? अब यहाँ पर इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो एक बात बताओ, क्या गैस को सॉलिडिफाई या लिक्विफाई किया जा सकता है? क्या उन्हें सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल से बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसे सॉलिडिफाई या लिक्विफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। अब आप गौर से देखिए, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? क्लियर? इन मॉलिक्यूल का साइज, अच्छा, गैस इस पूरे वॉल्यूम में भरी हुई है, हाँ, इस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो बहुत कम होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया आइडियल गैस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बता देंगे। क्लियर? इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कुछ अलग नहीं है, वही सारी चीजें मिलती जुलती प्रॉपर्टी हैं। ध्यान से सुन लें, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स वगैरह नहीं लगता है, इसलिए हम इसे सॉलिडिफाई या लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। क्लियर? और ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? और ये मॉलिक्यूल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। कैसी वेलोसिटी से मूव करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भैया सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है। वेलोसिटी बढ़ती घटती कब है? जब फोर्स लगता है। जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे, अब ये मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है। थोड़ी देर के लिए समझें आप, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल ये ऐसे गया और इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो इसने इतना पाथ ट्रेवल किया, इतना पाथ ट्रेवल किया, इस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फ्री पाथ। जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो टकराएगा। बोले भैया, कोलाइड करना ये नहीं टकराना। तो टकराने का जो समय होगा वो ये जो पाथ ट्रेवल किया है, पाथ ट्रेवल करने में भी समय लगेगा और टकराने में भी समय लगेगा। तो टकराने का जो समय होता है वो ट्रेवल किए गए पाथ के समय के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रही है बात? और ऐसे पाथ को कौन सा पाथ बोलते हैं?
फ्री पाथ। मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, कैसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब चूंकि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं तो इनका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, और बहुत तेजी से इधर उधर मूव करते हैं। अगर मास ज्यादा होता, वैसे कायदे से हमारे दिमाग में एक फंडा काम करता है ये वाला, जैसे ही मैं ये बोलता हूं आपके दिमाग में मजे आते हैं, ग्रेविटी है तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाने चाहिए सारे के सारे, पर ऐसा होता नहीं है, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है कि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वो नेग्लिजिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स अपने आप में बहुत छोटे हैं तो इनका मास बहुत कम, सबसे पहली बात, और दूसरा बहुत तेज वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रहे हैं, इस वजह से ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स इन पर कैसा होता है, नेग्लिजिबल। समझ में आ रही है बात। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होंगे तो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा। आपको याद है मैंने कोलिजन पढ़ाया था, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, पीके टुन, नहीं ये बात है, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर नेट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। कैसी रहती है, जो भी पॉइंट बोले मैंने आपको समझ में आ रहे हैं, फटाफट पढ़ लें, समझ जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। भैया फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। P इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन v। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, P इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन v। आज जो बता रहा हूं उसे अच्छे से देख लो क्योंकि रोज नहीं बताऊंगा, वैसे ये बातें मैं आप लोगों से पहले भी कर चुका हूं, पर फिर भी आप देख लें। v यहां पर वॉल्यूम है, क्लियर है, m यहां पर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्लियर। गैस के मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं ना, सभी मॉलिक्यूल्स एक ही साइज के होते हैं, आइडेंटिकल साइज के होते हैं, यानी सबके साइज कैसे हैं, सेम। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। v बार स्क्वायर, भैया बार हम कब लगाते हैं, जब हमें मीन निकालना होता है, यस और नो। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसे, वेलोसिटी। और अगर इस पर रूट लग जाए तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हो सकता है शायद केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी हो। इसको हम लोग ऐसे ना लिखते हुए, क्योंकि ऐसे लिखना थोड़ा हेक्टिक होता है, तो हम लोग सिंपल इसे ऐसे लिख देते हैं, वी आर एम एस। आर एम एस बोले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब यही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्लियर। अगर रूट हटा दूंगा तो केवल मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रूट लगा दूंगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्लियर। किसी भी जगह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखना है तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ रही है बात, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, फटाफट पढ़ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा, बात समझ में आ रही है। यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने, हो सकता है आपके नोट्सों में ना हो पर आप समझ लें। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। ये मॉलिक्यूल्स का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें, तो बताओ m इंटू एन क्या हो गया, mn तो हो गया, mn क्या है, टोटल मास ऑफ द गैस, बोलो का, हाँ टोटल मास ऑफ द गैस बोले तो mn का है। अगर जहां में 1 मोल गैस होती, 1 मोल गैस, तो जहां में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते, तो मुझे मालूम है 1 मोल गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 होते नहीं होते, क्लियर है। 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस नंबर को मैंने सुना है आप लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग लेटर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अलग अलग किताबें पढ़े, केमिस्ट्री में हो सकता है आपने एन सफिक्स में 0 लगा कर किया हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो वेरिएबल से कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर एन मान के चल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो जैसे अगर यहाँ 1 मोल गैस दी हो तो हम यहाँ पर स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं,
कैपिटल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएंगे, यानी कैपिटल एन। कैपिटल एन बोले तो कहा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। एम एन यहाँ पर क्या है, एम एन मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, और एन की जगह कैपिटल एन रख रहे हो तो फिर मास ऑफ द 1 मोल गैस। बोले भैया समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ू। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। यस और नो? क्या कह रहा है मुझसे? ड्राइव द रिलेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। बोलो भैया। तो भैया वी नो दैट हमने पढ़ा है वैली P इज इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर अपॉन, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस 3v को इधर ले आऊंगा तो 3pv, बोलो बराबर क्या लिख दूं? बताओ काय की कमी पैसी रह रही है? mn को नीचे ले आऊं, कैपिटल M लिख दिया mn की जगह, मतलब टोटल मास ऑफ द गैस। बोलो भैया बिकॉज कैपिटल M बराबर mn। समझ में आ गया होगा ये स्टेप? अब आपको आ गया नहीं आ गया? क्या निकाल लिया? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पूछ कौन सी रहो है? क्या करता हूं? स्क्वायर रूट ले लो। टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा, बोलो भैया क्या गलत करता हूं मैंने? हैं? सुना है पीवी बराबर आरती? बोलो भैया। तो पीवी की जगह क्या टांग दूं? तो 3RT अपॉन M। नहीं आई मेरी बात समझ में? रूट मीन स्क्वायर ऐसे लिखा है, इसको शॉर्ट में ये लिख दूं, वी रमेश RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट। बोलो भैया हानी पगा। गैस का मास कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, बचा क्या T। ये फॉर्मूला मुझसे चीख के कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहा हूं? जब भी कभी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जा रहा है तो एब्सोल्यूट अगर लगा दिया तो ये अंडरस्टूड है कि वो चीज केल्विन में है। क्लियर? यहां पर टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर की वैल्यू काय में लिखी जाएगी? केल्विन में। तो हर वो जगह जहां टेम्परेचर आपको केल्विन में लिखना है वहां टेम्परेचर के बजाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर इन पट्टन ने तुम तो कह दी रे भलाने prove that the root mean square velocity of the gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas। तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे? बोलो भैया। देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।